हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीभ और लार ग्रंथियाँ। आपको पता है कि हम लोग पिछली वीडियो में मुख में पाचन, ओरल कैविटी में पाचन में हम लोग दांत को पढ़े थे और उसी अगली कड़ी में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके और समझने का प्रयास करेंगे जिससे लंबे समय तक बना रहे। जब जीभ की बात आती है, इसी को ही टंग्यू के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर अगर हम जीभ की संरचना की बात करें तो आपको पता है कि जीभ हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये आपकी जीभ हो गई। जीभ की संरचना कुछ इस प्रकार से है और जो हमारी जीभ होती है इस प्रकार से। अब जीभ की जब बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पे जीभ हो गई, आपकी इससे लंबाई पूछता है, जीभ की लंबाई कितनी होती है। तो हम देखिए नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए जब जीभ की बात हो ही रही है तो जीभ जो हमारी होती है ये आपकी हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। इसको बोलते हैं हायोड हड्डी और इसी हायोड हड्डी से हमारी जीभ जुड़ी होती है। और जो जीभ में स्वाद की बात आती है तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ बनाते हैं अग्रभाग। यहाँ पे देखिए हो गया पश्च भाग और यहाँ पे अग्रपश्च। इस प्रकार से इसका डिवाइड किया जाता है और इसका डिवाइड जो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जाता है कि कहाँ से कौन सा स्वाद हमें प्राप्त होता है, जीभ के किस भाग से कौन सा स्वाद हमें प्राप्त होता है। जनरली इसे जो है अग्रभाग कहा जाता है, अग्र, इसको अग्रपश्च कहा जाता है, अग्रपश्च कहा जाता है, इसको जो है पश्च भाग कहा जाता है और ये आपका पीछे का हो गया। तो जो अग्रभाग है यहाँ से हमको मिठास का आभास होता है। यहाँ से हमें जो स्वाद पता चलता है नमकीन का, यहाँ से पता चलता है खट्टापन और जो यहाँ से पता सबसे पीछे होता है ये आपका होता है कड़वा। लेकिन आपको समझाने के लिए, समझाने में आसान हो जाए, जो यहाँ पर अग्रपश्च लिखा गया है उसको तो साइड में दिखा दिया जाता है, लेकिन अग्रपश्च का मतलब क्या होता है। अग्र का मतलब आगे और पश्च का मतलब पीछे, यानी कि अग्र के पीछे का भाग, यानी कि इसकी जो वास्तविकता होती है जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं वो आपका जो इसका भाग हुआ करता है वह कुछ यहाँ होता है। लेकिन समझाने के लिए अच्छा हो जाए, जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए कोई साइड में समझाने के लिए ग्राफ बनाया जाता है और उसका नाम जाता है अग्रपश्च, यानी कि आगे के पीछे का जो भाग होता है यहीं से हमें नमकीन स्वाद प्राप्त होता है। और आपको पता है कि जो हमारी जीभ है इसके बीच का जो भाग होता है इसमें नो टेस्ट बड, यानी कि कोई भी स्वाद कणिका नहीं पाई जाती है, अर्थात जीभ के पिछले हिस्से से किसी भी स्वाद की प्राप्ति नहीं होती है। यहीं से आपको एक न्यूट्रिशन साइंस से आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपसे मैं चर्चा कर दूं, आपसे बार बार पूछा जाता है हमारे शरीर में जब किस तत्व की कमी होती है तो हमें स्वाद प्राप्त करने में समस्या प्राप्त होती है, यानी कि हम अच्छे से स्वाद के स्वाद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या उसकी तीव्रता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वह आपका कौन सा तत्व है, जिंक की, वह आपका तत्व क्या है, जिंक। जेडीएन की कमी होने पर स्वाद लेने में समस्या होती है, इसके स्वाद को हम लोग अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं। तो इतनी बात हो गई। और इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी 10 सेंटीमीटर होती है। हमारी जो जीभ होती है वो आपकी हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। जब हायोड हड्डी की बात करते हैं तो और बात है आपके हम कपाल की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुल हड्डियों की संख्या की बात होती है तो आपकी 29 हड्डी आती है। 8 आपकी हड्डी सिर की हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे आपकी हो गई हायोड और इसी हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। और आपको पता है कि हमने बता रहा था हड्डियों की संख्या को लेकर, आपको पता है कि चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं और 8 हड्डियाँ आपके सिर में होती हैं। तो आपकी 14 8 आपकी 22 हो जाती है, 14 और 8 22 हो गया। और आपको पता है 3 हड्डियाँ आपके कान में होती हैं, यानी कि 6 हड्डियाँ और 22
और 6 28 और आपकी एक हड्डी जो इंक्लूड की जाती है वही आपकी हायोइड हड्डी होती है, जो कि आपकी गले में होती है। फांसी के दौरान जब लोग फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं फांसी के माध्यम से, तो इसी हायोइड हड्डी के टूटने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। यही हायोइड जो हमारी ग्रास नलिका जहाँ से हमें सांस का हमारे अंदर हमारे फेफड़े तक जाती है, उसके टूटने से वह चिपक जाती है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यही हायोइड हड्डी है। इसके अगर यही हायोइड हड्डी टूट जाए तो कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। वह कौन सी आपकी हड्डी होती है? हायोइड हड्डी। और हायोइड हड्डी किससे जुड़ी होती है? हायोइड हड्डी से कौन जुड़ा होता है? आपकी जीभ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जीभ आप लोग देखते हैं कि ये मांसपेशियों का एक टुकड़ा है, मांसपेशियों का एक टुकड़ा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की मांसपेशी नहीं है, बल्कि यह 8 मांसपेशियों का संयुक्त रूप है। कैसा है? 8 मांसपेशियों का एक संयुक्त रूप है। और आपकी जो ये जीभ है यह हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है, इसीलिए इसको कंकाली पेशी के नाम से जाना जाता है। कंकाली पेशी क्योंकि कंकाल से जुड़ी हुई ये मांसपेशी है, इसलिए इसे कंकाल मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। कंकाल मांसपेशी कहते क्यों है? क्योंकि यह हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। और हायोइड हड्डी का आपको भूमिका बता दिया, जो कि बहुत जरूरी है। इसी के टूटने के कारण जो आप लोग देखते हैं कि लोग फांसी लगा लेते हैं, उनकी जीभ जो है बाहर निकल जाती है। यही जब आपका पोस्टमार्टम होता है, जीभ बाहर निकलने का हायोइड हड्डी टूटने के कारण ही उसकी जो है अस्पष्टता की जाती है कि व्यक्ति ने फांसी लगाया है या किसी व्यक्ति के द्वारा फांसी लगाकर इसकी डेथ हुई है। तो इतनी बात हो गई। तब जीभ की बात होती है। और आपको पता है कि इसमें आप लोग देखते हैं कि टेस्ट बड पाया जाता है कि जो कि आपको जीभ के अग्रभाग, जीभ के, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे आप समझने के लिए हो गया। जीभ का जो अग्रभाग होता है कि इस पे छोटे छोटे, लेकिन जैसे जैसे हम जीभ के पीछे जाते हैं जो आपके टेस्ट का साइज बढ़ता चला जाता है। छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं तो इनका आकार बढ़ता हुआ चला जाता है। और इनकी जो संख्या होती है, जो टेस्ट बड होते हैं, यह लाखों करोड़ों में हुआ करती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में टेस्ट बड पाया जाता है। यहीं से अगर हम स्वाद की बात करें तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम स्वाद की बात करें, जैसे कोई भी चीज़ गर्म होती है हमको अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि जो गर्म होता है उसमें होता है पानी। पानी का जब सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कम होता है, वह तेज़ी से हमारे जीभ पर फैल जाता है, अर्थात वह अधिक से अधिक स्वाद कणिकाओं के क्षेत्र को कवर करता है और वहाँ से हमको अच्छा टेस्ट प्राप्त होता है। यही कारण होता है कि गर्म वस्तुएं होती हैं वे हमें स्वाद में अच्छी लगती हैं। तो जो आपके ऊपर छोटी छोटी कणिकाएँ पाई जाती हैं, इसी को ही उभरी हुई जो संरचना होती है, इसी को ही पेपिला के नाम से जाना जाता है। पेपिला किस नाम जाना जाता है? पेपिला के नाम से जाना जाता है। पेपिला जो जीभ के ऊपर उठी हुई संरचना होती है, इसी को पेपिला के नाम से जाना जाता है। और यह भी पेपिला आपके 4 प्रकार का होता है। अब इसको चाहे तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पेपिला 4 प्रकार का है। एक आपका होगा फिल फॉर्म, आपका दूसरा हो जाता है फंगी फॉर्म, आपका तीसरा हो जाता है फोलिएट पेपिला, आपका चौथा हो जाता है सर्कम पेपिला। और इसी को बांटा गया है। वहीं पर जब हम सबसे छोटे सबसे बड़ी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो होता है आपका फंगी फार्म होता है, सबसे बड़ा। और वहीं पर जब फिल फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे छोटा। यानी कि अगर हम बात करें आपके, हमने बताया कि जो जीभ के ऊपर उभरी हुई संरचना है उसी को कहते हैं पेपिला के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो सबसे छोटा है वो आपका फिल फार्म, यानी कि जो आगे का फिल फार्म और पीछे का जो है फंगी फार्म होगा। और 4 भाग में हमने बताया आपको। तो इतनी सारी बातें यहाँ से जीभ से हो जाती हैं। वहीं पर जीभ से संबंधित जितने भी आपके मुख्य बिंदु थे जो आपके बार बार पूछे जाते हैं वो आपके यही रहे और उसे बताने का मैं प्रयास किया। अब पुनः हम लोग देखेंगे आपके जो मुख्य गुहा की आपके 3 बताए थे, दांत, जीभ और उसके साथ लार ग्रंथियाँ। अब पुनः हम लोग देखने वाले हैं लार ग्रंथि। चलिए इसको मैं मिटाने के लिए वीडियो को पुश करता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। अगर हम लार ग्रंथियों को देखते हैं कि हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और आपको पता है कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ यानी कि लार के स्राव करने वाली ग्रंथियाँ, यानी कि जो लार का स्राव करती हैं। आपको पता है कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हुआ करती हैं। अर्थात जब हम ग्रंथियों का वर्गीकरण करते हैं तो आपको देखते हैं 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और आपकी मिक्स यानी कि मिश्रित ग्रंथियाँ। जो आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वे आपके एंजाइम का स्राव करती हैं। और वहीं पर जब अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं तो वे हार्मोन का स्राव करती हैं। और जो मिश्रित है वो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती हैं। जो हार्मोन होता है वो आपके डायरेक्ट ब्लड में मिलता है, जो कि एंजाइम होते हैं वह किसी निश्चित स्थान पे छोड़ा जाता है ग्रंथियों के द्वारा। और किसी निश्चित स्थान पर छोड़ने के लिए आपको पता है कि डक्ट नली की आवश्यकता होती है। अर्थात जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हुआ करती हैं इनमें डक्ट पाया जाता है। तो आपकी जो लार ग्रंथियाँ ये बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं, अर्थात इसमें भी क्या पाया जाता है? डक्ट पाया जाता है, नलिका पाई जाती है। और इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से यह किसी एक निश्चित स्थान पर इसका स्राव करती हैं।
देखिए हमने बात किया लार ग्रंथियों के, अगर हम इसके कार्य की बात करेंगे लार ग्रंथियों के कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य है लार का स्राव, लार का स्राव। अगर वहीं पर जब मात्रा की बात होती है तो आपका 1 से 1.5 लीटर और आपको कहीं कहीं पर 1.5 से 2 लीटर, यानी कि हम अगर मान लें इसको जो है 1.5 से 2 लीटर मान के चलें, 1.5 to 2 लीटर। वहीं पे जब लार के पीएच मान की बात होती है तो इसका पीएच मान होता है 6.8 और जब हम संख्या की बात करते हैं तो आपकी 3 जोड़ी होती हैं और आपको पता है कि 1 जोड़ी बराबर 2, अर्थात कुल लार ग्रंथियों की संख्या कितनी हो गई 6 और जोड़ी में 3। यहाँ पे जब पीएच मान की बात आती है तो आपको पता है कि जो पीएच मान होता है, आप लोग देखते हैं कि यह जो है 1 से लेकर के कहाँ तक चलता है, 14 तक चलता है, लेकिन इसका जो है आपका न्यूट्रल होता है 7 पे, ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय अर्थात होगा उदासीन। जब हम 1 से 7 तक चलते हैं तो 1 से 7 तक आपका अम्लीय होता है और पुनः जब 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है क्षारीय। लेकिन जैसे से हम 7 पे, क्योंकि हमें पता है कि 7 पे उदासीन है, जैसे हम 7 की तरफ बढ़ते हैं जिसका मान 7 के जितने करीब होगा वह उतना कम ही आपका क्या होता है आपका उतना कम ही अम्लीय होता है। लेकिन जैसे से उसका पीएच का मान 7 से नीचे होगा वह उतना प्रबल अम्लीय होता है। लेकिन वहीं पर जब हम 7 से आगे जाते हैं, क्षारीयता की तरफ जाते हैं, तो 7 से जो जितना दूर होगा वह उतना प्रबल क्षारीय होता है। तो अर्थात जो हमारा पीएच मान है उसका 6.8 है, यानी कि जो हमारा लार है वह स्वाद में कैसा होता है, अम्लीय होता है। इतनी बात हो गई। जब संख्या की बात होती है तो यहाँ पे 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी में कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ हैं देखते हैं। एक आपकी पहली आती है पैरोटिड ग्लैंड, थोड़ा सा कहाँ गया, पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद आपका आता है सबलिंगुअल, और आपका तीसरी आती है सबमेंडिबुलर, ये आपकी 3 लार ग्रंथियां हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, सबसे बड़ी और पैरोटिड ग्लैंड है जो कि आपकी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और इसकी स्थिति को बार बार पूछता है, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, कान के पीछे। कान के पीछे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। जब जो सबसे बड़ा है अर्थात वह सबसे ज़्यादा लार का स्राव भी करता है, यानी कि यह अकेले लगभग 50% लार का स्राव करती है। पैरोटिड ग्लैंड तीनों ग्रंथियों में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और सबसे बड़ी होने के साथ साथ सबसे अधिक मात्रा में लार का स्राव करती है। वहीं पर जब सबलिंगुअल ग्रंथ की बात आती है, जो कि आपके सबलिंगुअल ग्रंथ की बात होती है, और यह कहाँ पाई जाती है, यह आपके जीभ के पास पाई जाती है। जो जीभ आपकी होती है उसी के बगल में ही सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी होती है, और यह अकेले 50% लार का स्राव करती है। वहीं पर जब सबलिंगुअल की बात करते हैं तो यह लगभग 5 से 10% जो है लार का स्राव करती है। वहीं पे आपकी जो तीसरी ग्रंथि आती है सबमेंडिबुलर, जो कि आपके जबड़े के पास पाई जाती है, और यह जो है लगभग आपका 15 से 20% लार का स्राव करती है सबमेंडिबुलर। और जब हम इनकी संख्या की बात हो गई और इनकी स्थिति की बात हो गई और इनके आकार की बात हो गई, तब हम लोग यहीं पे जान लेते हैं कि जो आपकी लार ग्रंथियां हैं इसमें आपको पता है कि लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो कि लाइसोजाइम यह जो है आपके लड़ने का काम करता है। लाइसोजाइम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। चलिए यहाँ भी बात करते हैं, नीचे तो बना है। हाँ, अच्छा, जब इसकी बात हो रही है तो यहीं पे जान लीजिए कि जो सांप होता है उसकी जो ग्रंथि होती हैं, जो आपकी पॉइजन ग्लैंड हुआ करती है, वह मानव के पैरोटिड ग्लैंड के समरूप हुआ करती है, यानी कि उसकी समरूपता कुछ इससे मिलती है। मानव के पैरोटिड ग्लैंड यानी कि जो कान के पीछे की ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, इसके समरूप पाई जाती है, और वहाँ पे वह जहर का स्राव करती है और यहाँ पे खाना पचाने का काम आता है। तो अगर हम सांप की जब बात करते हैं तो उसमें आपका न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, और जो न्यूरोटॉक्सिन इसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरो से न्यूरॉन आप जोड़ सकते हैं। आपको न्यूरॉन कोशिका सबसे छोटी इकाई है किसकी,
मस्तिष्क की, जिसका नाम न्यूरॉन है। यानी कि मस्तिष्क को प्रभावित करेगा न्यूरॉन, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है जिन सांपों में, वह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। वहीं पर कुछ सांपों में आपका हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है जो कि ब्लड को प्रभावित करता है और ब्लड को तोड़ने का काम करता है, तोड़कर पानी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ऐसे सांपों को जिनमें आपका हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, इसमें एडिमा की कंडीशन को देखा जाता है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे सड़न पैदा हो गई। जैसे इसमें नाम आता है आपका एक बहुत ही चुनिंदा सांप है रसल वाइपर, जो कि दिखता तो है एक आपके गांव में जिसको हम लोग अजगर बोलते हैं, चित्तायन बोलते हैं, उस तरह तो दिखता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या होती है पहचानने के लिए, उस पर आप लोग देखेंगे कि रिंग रहता है, गोल गोल में रहता है उसके शरीर पे, वही उसकी पहचान होती है। आपके रसल वाइपर दिखने में एकदम सेम टू सेम आपके चित्तायन जैसा दिखता है, लेकिन उसकी जरूरत ना होती है, तो मिली नहीं होती, गोल नहीं होती पीठ पे, इसकी जो है गोल गोल रिंग होती है, वो इसकी पहचान है। तो रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और हीमोटॉक्सिक वेनम कैसे कार्य करता है उसने बताया। और वहीं पर आपका न्यूरोटॉक्सिन। वहीं पर जब लार ग्रंथियों की बात आती है तो आपको पता है कि जो हमारा मेढक हुआ करता है, यानी कि ऐसे सारे जंतु जिनमें गर्दन नहीं पाई जाती है, उसमें जो है लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, लार ग्रंथियों का अभाव होता है। जैसे कि आपका मेढक हो गया, जैसे कि आपका छिपकली हो गया, जो ऐसे सभी जानवर जो कि अपने जीभ को निकाल कर शिकार को करते हैं, पुनः जो है वापस खींच लेते हैं, उन सब में जो है लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। और जिनमें गर्दन का भी अभाव होता है उसमें भी लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। अर्थात यहाँ से हमने जाना कि जो हमारा लार ग्रंथियाँ हैं, यहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है। और जो पाचन आपका में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि किसका पाचन करता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि पाचन करेगा आपका स्टार्च का। चलिए इतनी बात हो गई। वहीं पर आपको एक डिसीज़ में बता दूं जो कि आपको प्रभावित होती है पैरोटिड ग्लैंड, और वह कौन सा वायरस है, पैरामाइक्सो PARA वायरस, पैरामाइक्सो वायरस जो आपका प्रभावित करता है, आपके पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है, और इसी को ही मम्स के नाम से जाना जाता है, MUMPS, मम्स के नाम से जाना जाता है, और इसकी हिंदी होती है गलसुआ। यानी कि जो गलसुआ हुआ करता है वह गलसुआ पैरामाइक्सो वायरस के कारण हुआ करता है, और इससे प्रभावित जो हमारी लार ग्रंथियाँ वह कौन सी हैं, आपके पैरोटिड ग्लैंड है। अब वहीं पर जब हम इसके बात करते हैं, लारी संगठन की बात करते हैं, तो इसमें आपका 95% आपके पानी होता है, 95% पानी होता है। और श्लेष्मा की बात छोड़िए, जो है लार हो गई आपकी NaCl+ के खनिज की बात करें तो आपका सोडियम Cl, यानी कि आपका हो गया सोडियम, क्लोरीन और आपका पोटेशियम। वहीं पर जब एंजाइम की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें आपके लार में आपका टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि किसका पाचन करता है, स्टार्च। अर्थात आपसे पूछे कि किस तत्व का पाचन मुख से प्रारंभ होता है तो आपका नाम आता है स्टार्च। वहीं पर जब लाइसोजाइम की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो एक लाइसोजाइम है वह सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। अर्थात जब भोजन के साथ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे मुख में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे लार में पाए जाने वाला यही लाइसोजाइम उन्हें सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य कर देता है। आपके त्वचा के ऊपर जो पसीना आता है, पसीने में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। पसीने के साथ साथ आपके आँख से जो आंसू गिरता है उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। यानी कि इसके बहुत सारे कार्य हैं और बहुत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है सूक्ष्म जीवों को मारने में। इतना कन्फर्म हो गया। और यहाँ पे अगर हम नोट पॉइंट में जो आपसे बार बार पूछता है, नोट पॉइंट में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मुख्य गुहा में कार्बोज की, यानी कि कार्बोज की पाचन की शुरुआत होती है, और वहीं पर कार्बोज की बात करें तो आपका जनरली आपका स्टार्च दे देता है। तो चलिए, तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आपके टंग और उसके साथ ही साथ लार ग्रंथियों को देखने और समझने का प्रयास किया। ये वीडियो आई हो पसंद तो कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हों तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसके साथ ही साथ छोड़ जाइए एक प्यारा सा कमेंट जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।